रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें सदर मुमलिकत को खिताब करना था। इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के सदर, पाक अफवाज के सर्विसेज चीफ्स और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। मगर मुल्क की तारीख में पहली बार मीडिया गैलरी की तालाबंदी हुई। सहाफ़ियों को इजलास की कवरेज से रोक दिया गया। यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कायम मीडिया कॉर्नर को भी बंद कर दिया गया और हुकूमत का यही कदम एक दफा फिर पार्लियामेंट में शोर शराबे की वजह बना। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के मुश्तरका इजलास से खिताब के आगाज पर ही अपोजिशन अरकान ने ईवान में शोर शराबा और शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। सदर आरिफ अलवी उसी शोर शराबे में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते रहे, जबकि अपोजिशन की जानिब से मीडिया को आज़ाद करो के नारे जो हैं वो भी लगाए जाते रहे। इस दौरान पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सहाफ़ी भी एहतजाज करते रहे, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से मुश्तरका इजलास से वॉकआउट भी किया गया। और ये सदर साहब वाली भी खूब रही, उनको मालूम ही नहीं था कि मीडिया जो है वो आज अलाउड ही नहीं था पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट करने के बाद अपोजिशन रहनुमा 2 दिन से जारी सहाफ़ियों के धरने में पहुंचे और शुरका से खिताब भी किया और ऐलान किया कि इस मामले पर तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। किसी तरीके से ये काला कानून पास हो जाता है और पाकिस्तान के ऑपोजिशन के जो जमातें हैं वो आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। जो जिया का काला कानून नहीं कर सका, जो मुशर्रफ का काला कानून नहीं कर सका, वो किसी कठपुतली का काला कानून भी नहीं कर सकेंगे। जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ऐसा काला कानून पास करने की ना हुकूमत के पास हिम्मत है, इसको हम पास होने देंगे। जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सहाफत नहीं। पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। सिर्फ अपोजिशन जमातें ही नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने भी सहाफ़ियों के धरने में शिरकत की और हुकूमत को सहाफ़ियों से बात करने का मशवरा भी दिया और कहा कि जब भी कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाता है। हुकूमत इस मामले पर सहाफ़ियों से बात करे। उनका कहना था कि मीडिया पर जबरी पाबंदियों के खिलाफ सहाफ़ियों के साथ हैं। एक तरफ अपोजिशन के अलावा हुकूमती इत्तेहादी भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मुखालफत में सामने आ गए हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क भर से आए सहाफ़ियों की जानिब से हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। आखिर ऐसा हुआ क्यों कि मुल्क की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट में मौजूद प्रेस गैलरी की तालाबंदी हुई? ऐसा तो मार्शल लॉ के अदवार में भी नहीं किया गया। आखिर क्यों वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से इस मामले पर लाइलमी का इजहार किया गया, जब सारा मीडिया और सहाफ़ी नहीं बल्कि अपोजिशन जमातें भी इस मीडिया अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हुकूमत इस अथॉरिटी के क़याम पर बज़िद क्यों है? आखिर हुकूमत मीडिया से इतनी ज़्यादा खौफज़दा क्यों हो चुकी है और मीडिया को क्यों कंट्रोल करना चाहती है? वो सवालात हैं जिन पर जो है वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है जी नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया मलिक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मुल्क की तारीख में पहली बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के दौरान सहाफ़ियों को ही शिरकत जो है वो नहीं करने दी, प्रेस गैलरी की तालाबंदी हो गई। क्या मलिक साहब बाकी क्या सारे मुल्क के मसाइल हल हो गए जो अब नया महाज हुकूमत ने खोल लिया सहाफ़ियों के साथ? शुक्रिया आयशा। देखें, बुनियादी बात तो ये है कि हुकूमत को इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। मैं समझता हूँ हुकूमत ऐसे गैर ज़रूरी इक़दाम करके बहुत से मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। अगरचे फवाद चौधरी साहब का एक मौक़िफ़ है मीडिया के हवाले से और हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, पेमरा मौजूद है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, फिर आपके पूरा इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट मौजूद है, फिर आपके यहाँ ख़बर झूठी खबर होती है तो आपके लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। आप किसी भी गलत खबर के ऊपर जाके अगर टीवी पे चलती है, पेमरा में आप जाके कंप्लेंट करते हो और पेमरा जुर्माने करता है। पेमरा वायलेशन पे जुर्माने ऑलरेडी करता है और फिर मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं। अगर आप समझते हैं किसी की हत्या की इज़्ज़त हुई है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है, उसका इज़ाला करने के कवानीन मौजूद हैं। ये जो बरतानिया की जिसकी बार बार मिसाल देते हैं इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, बरतानिया में ये कवानीन मौजूद हैं सख्ती के साथ कि अगर आप किसी के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो यू हैव टू प्रूव इट, यानी आपके पास उसका प्रूव होना चाहिए। आप पाकिस्तान में इसको यकीनी बना लें। आपको मसला क्या है? मसला जो मुझे नज़र आता है, 2 चीज़ें नज़र आती हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी ये हुकूमत, मैंने माजी की बड़ी हुकूमतें देखी हैं एज ए जर्नलिस्ट,
यकीन माने कि जितना ये क्रेजी हैं कि सिर्फ इनकी खबरें चले बाकी किसी की खबर ना चले, माजी की कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी। आप मुझे बताइए आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाकिस्तान के मीडिया ने क्या कुछ नहीं कहा। हाँ। एक जो लाइन होती है बॉर्डर लाइन, वो भी मीडिया क्रॉस कर गया। नवाज शरीफ के हवाले से क्या कुछ नहीं कहा गया इस मुल्क के अंदर, जो मुंह में आया इसी पीटीआई ने कहा। कभी अरबों रुपए के इल्ज़ाम लगा दिए, कभी कहा ओरेंट ट्रेन से इतने पैसे ले गए, बजट से दुगना इल्ज़ाम लगा दिए गए कि जनाब ये लगाते रहो। ये सारा दिन ये होता रहा और मीडिया का भरपूर इस्तेमाल ये पीटीआई करती रही। अब मसला ये है कि ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई खबर ना चले। पहली तो सोच इनके इनके दिमाग में बैठी हुई है, ये समझते हैं हम इस मुल्क के फरिश्ते हैं, हम बड़े नेक हैं, हम साधुकार हैं, बाकी पूरा मुल्क चोर है, सबके खिलाफ खबरें चले, हमारे खिलाफ खबर न चले। एक सोच ये कार फरमाए। दूसरी इनके यहाँ एक सोच ये है कि ऐसे इश्यूज जनरेट होते रहे। आप मुझे बताइए जब से ये इशू बना है, आज अगरचे हुकूमत के लिए आज बड़ी जो है ये बदनामी का बायस है कि प्रेसिडेंट आपके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं और आप प्रेस गैलरी को ताला लगा के बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया के सामने आप जग हंसाई कर रहे हैं। लेकिन इनकी सोच जो मुझे लगती है सच्ची बात है, वो दिमाग में इनके सोच कार फरमा यही है कि लोग इनसे मत पूछें कि महंगाई है, लोग इनसे मत पूछें कि बेरोजगारी है, लोग इनसे मत पूछें कि 50 लाख घर कहाँ पे गए, लोग इनसे मत पूछें कि 1 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई, लोग इनसे मत पूछें कि जो पासपोर्ट की आप कहा करते थे जी बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, अब तो पाकिस्तानियों को बाहर से निकाला जा रहा है। लोग इनसे मत पूछें कि आपने कहा था कि हम आके करप्शन का खात्मा करेंगे, लोग इनसे मत पूछें कि आपने लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम किए, निकला उससे क्या है। ये चाहते ये हैं कि ऐसे नॉन इश्यूज़ के ऊपर टीवी डिबेट होती रहे। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज मुजाहरा हुआ है, 2 महीने ये काम चलता रहेगा, फिर उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको ये जो मुसवदा सोचा हुआ दिमाग में ना, ये वापस ले लेंगे। अच्छा हाँ, ये 4 महीने गुजारेंगे और इनका कारकुन खुश होता है। ये अपने कारकुन को बता रहे हैं। आपको ये भी याद होगा जब ये हुकूमत आई थी तो आते ही लिफाफा साफी। वो भाई जो तो आपको नाश्ते से लेके, खाने से लेके, आपके चलने के स्टाइल से लेके, आपकी खेड़ी जो चप्पल जो है आपकी, ये कप्तान चप्पल है जी। जो मीडिया आपको ग्लैमराइज करके दिखाता रहा, आप भूल गए। आपको तो मीडिया का एहसान मंद होना चाहिए। आपके जलसों में मैं आपसे अर्ज करूं, ये खान साहब हैं, लाहौर के सड़कें गवाह हैं, ये गढ़ी शाह के अंदर, ये मुगलपुरा के अंदर, ये चिरा के अंदर खान साहब 200 बच्चों के जलसों से खिताब किया करते थे। चंद बच्चे सामने बैठे होते थे, इमरान खान साहब खिताब किया करते थे। इस आज़ाद मीडिया ने खान साहब को उठा के उन 200 के जलसों से मीनारे पाकिस्तान में एक बड़े जलसे से खिताब करने वाला बना नहीं। तो यही तो बात है ना मलिक साहब, जिन लोगों ने खुद मीडिया को उस तरीके से यूज करके या मीडिया के कांधे को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई ऊपर आया तो उसको तो अंदाजा है मीडिया की ताकत का, तो इसीलिए तो वो शायद वो इसी से खौफजदा है। मैं इसलिए कहता हूँ इससे खौफजदा है। और आप कभी इनसे बात कीजिएगा, कभी इनके जो कायदीन है, आप क्या इनसे बात करें, वो कहते हैं कि जी आप टॉक शो करते हैं, आप समझ नहीं आती आप पीपल्स पार्टी PMLN या बाकी पार्टी को बिठाते क्यों हैं, या अब हमें बिठाएं, हमारी बातें सुनाएं लोगों को। यानी ये वो गलियां हो जान क्या उसमें मिर्जा यार फिरे, वो जो है ना एक मुहावरा बना हुआ कि गलियां हो जान सुजन विच मिर्जा यार फिरे। ये कहते हैं हम अकेले हों। अच्छा। ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपको वो हमारे एक दोस्त है, कोई यकीन है, कोई इनके बस में हो यकीन माने, ये मीडिया भी इनका अपना हो, सदर भी ये खुद हों, वजीर आजम भी ये खुद हों, यानी बाकी इदारों के सरबराह भी ये खुद हों, एहतसाब का निज़ाम भी इनके कंट्रोल में हो, इलेक्शन कमीशन भी ये खुद बैठ के फैसले करें इलेक्शन कैसे करवाना है। ये दूसरी राय सुनने के आदी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो DGFIA ने कहा था, गलत कहा था कि जी उन्होंने बुला के कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कि जी वो सऊदी अरब में तो कोई नहीं पूछता, ऐसे बुलाते हैं, ऐसे उसकी गर्दन काटते हैं, अंदर कर देते हैं, यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते। ये सोच कार फरमाए। इस सोच ने इनको आज यहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि ये डिबेट के कायल नहीं है, ये डायलॉग के कायल नहीं है। ये कहते हैं मैंने जिसको चोर कह दिया वो चोर है, जिसको मैं कहूँ ये। अब मुझे एक बात बताइए, जो इनके साथ बैठे हैं, जो भी इनके साथ बैठे हैं, उनके बारे में इमरान खान साहब की एक एक लफ्ज निकाल के टीवी पे चला के दिखा दें, मेरे ख्याल में शर्म नाम की। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे एक और ट्रिक जो है उसको यूज किया जा रहा है, पता ही नहीं है जी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि ये हुआ कैसे। फवाद चौधरी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कानून बना ही नहीं है, तो शहबाज शरीफ किस लिए धरना दे रहे हैं। कानून बना नहीं है, आप कानून बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। आपने अपना पूरी कोशिशें कर ली हैं, आप लगे हुए हैं और आपकी ख्वाहिश ये है, देखिए आप मैंने आपसे पहले कहा पेमरा मौजूद है, चले सोशल मीडिया को आप रेगुलेट करना चाहते हैं, उसी पेमरा का डिपार्टमेंट बना दें। लेकिन आप पेमरा की उस आईनी हैसियत को ख़त्म करके आप चाहते हैं कि एक सरकारी अफसर के मातहत कर दें।
यानी अभी भी उन्होंने किया हुआ, खैर अभी पेमरा की क्या आप हालत छोड़ी है साहब कि ये बिल भी वापस ले लेंगे तो फिर तो ये बेवकूफी मुझे नहीं है, बताएं क्योंकि आप पेमरा देखें की कि आज सारी ऑपोजिशन इकट्ठी बैठी थी, इन्होंने उन्होंने हालत तो क्या छोड़ी पीडीएम को जोड़ दिया है, है। वो भी मेरे ख्याल में अब मीडिया पे बैठ के बात चीजें ऐसी हैं जो चले हम भी शायद मसलत का शिकार हो जाते हैं। जो उन्होंने पेमरा के इदारों का हाल कर दिया, आपको पता है जिनकी ख्वाहिश ये है कि सारे इदारे हाथ बांध के इनके सामने खड़े हों और सुबह इनके गुन गाएं जनाब के। मुझे आप अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, उनका एक बयान देखा मैंने और मुझे हैरानगी हुई। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की अफगान पॉलिसी जो है वो बड़ी कामयाब रही है, तमाम मुल्क उनकी मुरीदी इख्तियार कर लें। यहाँ पीरी मुरीदी का सिलसिला भाई बन गया हुआ है। अब आप वो बन गए पूजने वाले बन गए, खुद प्रस्ती के मर्ज में आप इतने मुब्तला हो चुके हैं कि आप दिगर मुल्कों को कह रहे हैं। पहले आप अमेरिका में खड़े थे कह रहे थे हम तुर्की का, हम मलेशिया का, पाकिस्तान का टीवी बनाएंगे। वो टीवी तलाश करें ना जरा, मीडिया वाले को टीवी कहाँ चला गया जो टीवी बन रहा था। यानी आप दुनिया को सिखाने चल पड़ते हैं, समझाने चल पड़ते हैं, कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आप मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की, खारजा पॉलिसी का आपने सत्यानाश कर दी है और आप कहते हैं जी कि हमें, आप मुझे बताइए क्या हमें FATF में फंसा के रखा हुआ है, वहाँ में हमें वहाँ से कोई निकालने को तैयार नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ आपकी रह गई है? आप उसी बोरोइंग के ऊपर हैं कि ना आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। चीन की इन्वेस्टमेंट जिसको हम अपना बड़ा दोस्त मुल्क कहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट की जो स्पीड थी उसको आप अंदाज़ा लगा लें। मैं समझता हूँ कि ये खुद प्रस्ती से निकलें तो इनको समझ आए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और एक छोटा सा क्विकली हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर मज़ीद बात करेंगे साथ। गुज़श्ता रोज़ कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में सारा दिन पुरअमन पोलिंग हुई। मुल्क भर में 212 नशिस्तों पर यह मुकाबला था। मजमूई तौर पर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल की। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 उम्मीदवारों के साथ पहले, जबकि मुस्लिम लीग नून 59 उम्मीदवारों की जीत के साथ दूसरे नंबर पर रही। काबिल गौर बात यह है कि इस इंतखाब में 52 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनकी तादाद मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 17 और MQM के 10 उम्मीदवार, जबकि जमात इस्लामी के साथ BAP और ANP के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मगर हुकूमत के लिए परेशान कुन चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, मगर इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में नून लीग के 51 उम्मीदवार फतयाब हुए, जबकि दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तादाद 32 है। पंजाब में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के 28 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब में नून लीग को वाज़ी अक्सरियत हासिल हुई है, जबकि मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 में से कोई एक सीट जीतने में भी कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है, मगर तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर से यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने होम ग्राउंड से एक बड़ा झटका लगा है। कंटोनमेंट इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक की हुक्मरान जमात है, पेशावर से 5 में से सिर्फ एक ही नशिस्त जीत पाई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया है। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के नताइज को सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने नई सुबह का आगाज करार दिया है। उनका कहना था कि आवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि लाहौर समेत पंजाब में शिकस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशान है और शिकस्त की वजूहात पर तहकीकात करने का एक फैसला जो है वो लिया गया है। इसी हवाले से इम्कान ये भी है कि बुध के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन्हें ब्रीफिंग देंगे। इस सारी सूरत हाल ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। खैर पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई क्यों? क्या लोग हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? आखिर क्या वजह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक बड़ी लीड के साथ पहले नंबर पर है? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या आइंदा इंतखाबात में यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून इसी तरह से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? क्या खतरे की घंटी बज चुकी है PTI के लिए? मलिक आमिर डोगर साहब मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब मुझे ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फतह का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 63 जबकि मुस्लिम लीग नून जो हैं वो 59 नशिस्तें जीत पाई है। वफाक और सिंध के अलावा बाकी सूबों में हुकूमत के बावजूद फ़र्क सिर्फ 4 नशिस्तों का है। ये कारकर्दगी परेशान कौन नहीं आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 4 सूबों में जीती है, तूल व अर्ज़ में जीती है। तो गोया ये तय हो गया कि पाकिस्तान की इस वक्त तहरीक इंसाफ
सबसे बड़ी वफाक की जमात है। PMLN ने नशिस्तें बिल्कुल ठीक जीती हैं और PTI के करीब तरीन उनकी नशिस्तें हैं, लेकिन वो एक रीजनल पार्टी बनकर सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब तक महदूद होकर रह गई है। सिंध में उनकी कोई नशिस्त नहीं है, KPK में उनकी कोई नशिस्त नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी कोई नशिस्त नहीं है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने हालिया जो रिज़ल्ट आए हैं, जिसमें अर्बन एरियाज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे लिए खासे चैलेंज हैं। उसमें मुल्तान का रिज़ल्ट भी है, उसमें लाहौर का रिज़ल्ट भी है, रावलपिंडी का रिज़ल्ट भी है, फैसलाबाद का भी है, पेशावर का भी। ये चैलेंज है हमारे लिए और आई ओपनर भी है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में अपनी खामियों को और अपनी ख़राबियों को, या जो भी हमारे डिसीजन ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हमें अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिला खातिर खा, तो हम उसको दूर कर सकें। लेकिन ओवरऑल हमारा ये जो रिज़ल्ट है वो बड़ा इनकरेजिंग है। सही। अच्छा, पंजाब में तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पे है। मुस्लिम लीग नून ने वासे बढ़तरी जो है यहाँ पर हासिल की है, मैदान मार लिया। पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली सूबा है इस हवाले से। लाहौर और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ को बड़ी मार पड़ी है। मुल्तान से आपका ताल्लुक है, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 में से कोई सीट भी नहीं मिली है, तो इतना बड़ा धचका आखिर क्यों लगा? कि मुल्तान में 5 सीटें, मुल्तान में जो 5 सीटें आज़ाद जीते थे वो PTI के ही हमायत याफ्ता थे। 4 पर PTI के टिकट होल्डर्स थे जो हार गए। लेकिन ट्रेंड ये है कि अगर PTI नहीं जीती तो वहाँ से PMLN भी नहीं जीती, आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। तो ट्रेंड ये आया अर्बन एरियाज़ में कि लोगों ने प्रेफरेंस दी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बजाय इसके कि पार्टियों के कैंडिडेट्स को। और लाहौर में भी इसी तरह है, पिंडी में भी इसी तरह है। तो एक दूसरी वजह ये भी है कि हमारे अपने PTI के जो कैंडिडेट्स थे एक जगह से 2-2, 3-3, 4-4 जो लड़ रहे थे, तो फिर बहुत सारे हल्के ओपन छोड़ दिए गए और वो आपस की लड़ाई का फ़ायदा मुखालफिन को हुआ। अच्छा, आपने यही कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीते हैं, तो क्या ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि अब लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर और वो जो हैं वो आज़ाद कैंडिडेट्स को इसलिए वोट दे रहे हैं? कोई बेचैनी और परेशानी नहीं है। इमरान खान साहब से आज दोपहर को मीटिंग हुई है जॉइंट सेशन से पहले। इमरान खान उस हस्ती और शख्सियत का नाम है जो बड़े बड़े चैलेंजेस को बड़ी खंदा पेशानी से फेस करता है और वो चैलेंजेस और मुकाबलों से लड़ने वाला आदमी है। और हार और जीत इलेक्शन में होती है। आप एक क्रेडिट ये दें, अभी एक टॉक शो में मेरे साथ खुरम दस्तगीर साहब थे कि इस इलेक्शन में किसी किस्म की भी कोई इंटरवेंशन नहीं हुई इंतज़ामिया की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से। हुकूमत ने बिल्कुल मेक श्योर किया कि ये इलेक्शन। सवाल ये है मलिक आमिर साहब कि ये जो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ एक रुझान हम देख रहे हैं वोटर्स का, क्या ये इस वजह से है कि पॉलिटिकल पार्टीज पे अब उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे लोग और वो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं? आवाम का अपना ट्रेंड था, ये गली मोहल्ले की सियासत होती है। बहुत छोटे छोटे वार्ड थे, आप देखें 500-600 वोट लेने वाला कामयाब हुआ है। छोटे छोटे मोहल्ले थे, एक एक वार्ड में ऑन एवरेज को 3 से 4 हज़ार वोट थे। और लोगों ने जिसको मुनासिब समझा उन्होंने कहा कि अगर ये आज़ाद शख्स जीत कर हमारी गली मोहल्ले के हमारे जो मसाइल हैं और हमारे डोर स्टेप पे हल कर सकते हैं तो इसको करना चाहिए। तो अच्छा, अभी पब्लिक का ठीक है। मलिक साहब, आपने अभी ये भी कहा कि कोई बेचैनी या परेशानी उस तरह से नहीं है, ये जो ट्रेंड हमें नज़र आया है तो बेचैनी और परेशानी नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि ये ट्रेंड जो हमें इन इंतखाबात में नज़र आया है वो अगले इंतखाबात में नज़र आए, या फिर तहरीक इंसाफ कोई कोशिश करेगी इसको चेंज करने की? को याद होगा कि गैर जमाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शंस का फ्लेवर ही अलग होता है, इसीलिए इसके पीछे भी एक बड़ी एक मंतक, एक फ़लसफ़ा रहा है कि माजी में जितने बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं वो गैर जमाती हुए हैं। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि इनको भी जमाती किया जाए ताकि निचली सतह से, जो गली मोहल्ले की सतह से जो वोटर्स का बिकना और जो मंडियाँ लगती थी और जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी उसको रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक आमिर डोगर साहब, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है क्रिकेट पर। साथ रहिए।
क्रिकेट में इंकलाब आएगा या नहीं, लेकिन रमीज राजा तो बिला मुकाबला पीसीबी के नए चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का खुसूसी इजलास आज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सदारत में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम सरकर्दा रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 अहम ऐलान किए। उन्होंने क्या है वो ऐलानात, सुनिए जरा। हेडन ऑफ लेंडर नए कोचेस का ऐलान, खिलाड़ियों को तनख्वाहों में इजाफा, जो क्लब इंटरनेशनल क्रिकेटर देगा उसका सारा खर्च बोर्ड उठाएगा। नए चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से बात हुई है और बताया है कि मॉडल कौन सा अपनाना है, पाकिस्तान टीम की समत को ठीक करना है। मेरी ख्वाहिशात तो बहुत हैं कि पाकिस्तान टीम सबसे बेहतर हो जाए, हमें टेक्निक को बेहतर करके बेखौफ रवैया अपनाना है, सिलेक्शन के मामले में तसलसल लाना है। पिचेस का बहुत बुरा हाल है, पिचेस पर हमने काम नहीं किया। साबिक कप्तान ने कहा कि जिस पोजीशन पर आया हूँ इस पर मुझे फैसले करने हैं। हफ्ता 10 दिन में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी, फैसले करूंगा, गलतियां होंगी, लेकिन मुझे बहुत काम करने हैं। 6 महीने में नताइज सामने आएंगे, सिर्फ तनकीद ना करें, हमें सबकी सपोर्ट की जरूरत है। आज मुंतखब होने वाले नए चेयरमैन ने पीसीबी की तरजीहात और पॉलिसीज की समत के साथ साथ अहम ऐलानात के जरिए प्रैक्टिकली बोर्ड की हिकमत अमली का आगाज कर दिया है। क्रिकेट क्रिटिक्स और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से जिन ख्यालात का इजहार हो रहा है, इससे यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी के चांसेस ज्यादा है। साबिक क्रिकेटर होने की वजह से रमीज राजा बोर्ड के मामलात और टीम के अंदर डिसिप्लिन जैसी मामलात को हल कर पाएंगे, ऐसा भी इसकी भी उम्मीद की जा रही है। और मुस्तकिल तौर पर कोचेस की तैनाती में क्या फैसले लिए जाते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरह से देख रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि नए चेयरमैन पीसीबी आए हैं और रमीज राजा साहब हैं सीट के ऊपर, तो आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी? खास तौर पर वो ऐलानात जो आज हुए हैं, तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेटर देने वाले के अखराजात बोर्ड उठाएगा, मस्बत इक़दामात हैं आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। बात बड़ी सिंपल सी है जी कि रमीज हसन राजा इज ओनली द 4th इंटरनेशनल क्रिकेटर जो टेस्ट मैच क्रिकेटर हैं जो चेयरमैन बने। वरना हमने ब्यूरोक्रेट्स को देखा, जनता ऑफिस को देखा, एयर मार्शल नूर खान पाकिस्तान एयरफोर्स, जस्टिस 2 चीफ जस्टिस पाकिस्तान में उन्होंने क्रिकेट को हेड किया। सो खुशाइन बात है। और आई पर्सनली फील कि रमीज राजा का जो एक एडेड कह सकते हैं एडवांटेज है वो ये है कि ये इसी किस्म का प्रोडक्ट है। ये क्लब क्रिकेट खेले, उसके बाद ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, इन्होंने लाहौर क्रिकेट की नुमाइंदगी की, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली, अलाइड बैंक की स्पोर्ट्स को हेड किया, वर्क इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन कपल ऑफ कैपेसिटीज। पहले भी ये मेंबर एडवाइजरी काउंसिल रहे जॉइंट हफीज जा के साथ, और उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे। तो वो जो पॉलिटिक्स होती है और जो हमारी रीजनल डेमोग्राफी है और जो लोअर बेस है हमारी, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उससे काफ़ी बखूबी आशना है। सेकेंडली, आज उन्होंने कुछ बातें की जिनमें जो सबसे बड़ी बात थी, तो ऑब्वियसली आपने जिस फैसलों की बात की उस पर बाद में आते हैं। इन्होंने कहा कि सक इन हो जाते हैं जो भी चेयरमैन आते हैं, वो शुरू में उनके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म प्लान्स के साथ आते हैं, लेकिन फिर एक कल्चर टिपिकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें वो ड्रॉ इन हो जाते हैं और फिर वो शायद उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसका मतलब है ये है और ही इज अलर्ट, ही नोज। सेकेंडली, अभी आपने बात इस तरह कुछ चीजें हैं कि आउटस्टैंडिंग के डिसीजंस हैं कि ये डीआरएस की बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट की आपने यू हैव टू सेट द सेल्स अकॉर्डिंगली और उसके बाद ही आप प्रोड्यूस करेंगे। पैरामीटर की बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका टॉप जो है वो प्रोड्यूस करेगा और एग्जीक्यूट करेगा रिजल्ट। ये नहीं कि आज रमीज राजा ने टेक ओवर किया तो कल पाकिस्तान की जो टीम है वो चैंपियन टीम बन जाएगी। ऑब्वियसली अब आपको ईयर बाय ईयर जो है, अभी उन्होंने एज क्रिकेट की बात की, क्लब क्रिकेट बड़ा अच्छा फैसला है कि जो एक भी इंटरनेशनल देगा वो उसके जो मार्शलाइज हो जाएंगे एक्सपेंसेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। मुझे थोड़े से सॉल्यूशंस चाहिए, जैसे कि अभी इन्होंने 1 लाख रुपया अगर 192 क्रिकेटर्स का बढ़ाया है, तो अगर आप इसकी कैलकुलेट करें तो कोई बनता है 19 करोड़ 20 लाख रुपया एडेड जो इन्फ्लिक्ट होगा महीने का। उसके बाद ये 2.3 बिलियन रुपीज साल का बनेगा। ऑलरेडी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो 1 बिलियन 1.5 बिलियन लगा रहा है। रीजंस इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, उनकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होगी, सेंट्रली अगर आपने गवर्न करना है तो इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगेन इनका मतलब जो मैथ्यू हेडन को और वर्नन फ्लैंडर को लिया वो पाकिस्तान के एक्सचेकर पे बर्डन नहीं, वो बैंक ऑफ अल्फला के शायद इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। तो ये कॉर्पोरेट
नहीं तो ये कोचेस वैसे कैसे रहेंगे? आपको क्या लगता है कि T20 परफॉर्मेंस पर में कितनी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है इनके आने के बाद? देखें, सबसे पहले अगर आप रैशनलाइज करें तो मैथ्यू हेडन और वर्नन फ्लेंडर को इन्होंने ये नहीं कहा कि हेड कोच या बॉलिंग कोच, इन्होंने कहा कंसल्टेंट हेड कोच एंड बॉलिंग कोच। इसमें बड़ा फर्क है क्योंकि मैथ्यू हेडन कोचिंग करते नहीं रहे, ना ही वर्नन फ्लेंडर ने की, वो दोनों टॉप प्लेयर्स हैं। एक बात आप ध्यान में रखें कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था जिसने पूरी दुनिया की क्रिकेट पे वो कहते हैं ना कि रूल किया, राज किया, सो उसका इंटेग्रल कंपोनेंट जो है वो मैथ्यू हेडन थे। तो ड्रेसिंग रूम में एक ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन, एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक चीजें अगर आएंगी, ऑब्वियसली जो हमारे उनको बेनिफिट जरूर होगा। कोचिंग को बड़ा सेपरेट किया जाता है। मैथ्यू हेडन ने बल्ला पकड़ना नहीं सिखाना, बट उन्हें ऑगमेंट करना है और उन्होंने मैक्सिमाइज करना है जो एक प्लेयर की एबिलिटी है। ये माइनर ट्वीकिंग इस लेवल पे चाहिए होती है। सडनली अगर वो आएंगे और छा जाएंगे और वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या हो जाएगा, एडेड बेनिफिट जरूर होगा, बट रेवोल्यूशनरी कोई ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट सामने आ जाए। हाँ ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला है, बेहतरी की उम्मीद भी रखनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे अनहोनी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी के लिए इकदाम क्या करने चाहिए? जैसे कि आज चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कहा कि होम सीरीज़ के लिए DRS का ना होना बहुत जो है वो बुरा लगा। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, टीम के कप्तान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, पर PCB की जानिब से बयान जारी किया गया। देखें, एक दो चीजें हैं। एक तो देखें कल्चर को, एक आपका कल्चर बन चुका है क्रिकेट का, वो प्लेयर पावर है वर्सेस ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। रमीज राजा एज ए प्लेयर भी ये सारी चीजें देख चुके हैं और रमीज राजा काम कर चुके हैं क्रिकेट बोर्ड में भी। अब सबसे पहले तो आपको बहुत क्लियर हेडेडली डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन आपकी टीम में होगा और कौन आपकी टीम में, यानी मैं मैनेजमेंट टीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद इनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट कट फॉर रोल लोग लेके आने पड़ेंगे रिगार्डलेस ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपको वो जो एक मंडेन किस्म की, मोनोटोनस किस्म की एक अप्रोच है, ब्यूरोक्रेटिक किस्म की, उसको तोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने भी आपसे बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना मर्जी कैश रिच हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो रीजनल क्रिकेट के रीजनल बोर्ड्स हैं उनको आपको फाइनेंशियली ऑटोनमस करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे वो आपकी सबसे बड़ा आपका कड़ा इम्तिहान होगा। सो राजा हैज सही, यानी बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं कि नए चेयरमैन PCB के आगे, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि वो इसके लिए जो है वो पुरज़्म है। वो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा काम करना है और उनको सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर नुमान नियाज़ क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।